सेल टैक्स क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है, फर्दर टैक्स कब अप्लाई होता है। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर सारी चीजें हम स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो 3 डिफरेंट तरह की एग्जाम्पल मैंने ली हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है और इसी तरीके से क्वेश्चन 3 है। तो 3 जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट सिनेरियो पे हैं, उसको हम इनको हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि सेल टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि सेल टैक्स होता क्या है। सेल टैक्स बेसिकली, इसके ऊपर बेसिकली काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सेल टैक्स और इनकम टैक्स के ऊपर। तो सबसे पहले देखें, सेल टैक्स जो होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, मतलब ये डायरेक्ट टैक्स नहीं होता। और एक डायरेक्ट टैक्स होता है जिसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में छोटी सी मैं आपको एग्जांपल एक दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने साल के एंड में अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की और आप लिखते हैं सेल है आपकी 100 रुपये की और उसकी आपकी जो कॉस्ट है, उसको परचेज किया आपने, वो 70 रुपये की परचेज की और 30 आपका प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट हम कह सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कुछ भी हम कह सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 रुपये टैक्स है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपकी जो वैल्यू है वो 25 रुपये है। अगर आप ऑलरेडी टैक्स का काम करते हैं या आपको चीज़ों का पता अंदाज़ा है, तो ऑब्वियसली फिर ये हो सकता है आपके लिए एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 चीज़ें ऐड होंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पहले ही पता होंगी। मैं इस वजह से बना रहा हूँ, काफ़ी इसमें लेमैन है और इसके अलावा जो बिजनेसमैन है जो देख रहे होते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता होता, पुरानी वीडियोस होती हैं, तो इस वजह से एक मैं क्विक रीकैप के लिए दोबारा बना रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे जब से ये SRO 55 आया स्टॉक वाला। तो इस वजह से मैं दोबारा एक रीकैप के लिए छोटा सा एक लेक्चर बना रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो टैक्स है इसको हम ये कह सकते हैं कि 25 जो है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और 5 रुपये आपने टैक्स पे किया है। अब ये जो 5 रुपये टैक्स है ये आपने प्योर अपनी इनकम के ऊपर पे किया है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं इनकम टैक्स, या हम इसको ये कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि जो आपने अपनी इनकम के ऊपर पे किया है। अब जो सेल टैक्स होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होता है कि कोई चीज़ आपने 100 रुपये की बनाई और उसके ऊपर 18 रुपये आपने GST चार्ज किया, उसकी वैल्यू है 18 रुपये। अब ये जो 18 रुपये है ये आपने कस्टमर से कलेक्ट किया और एक ही पीरियड में, ये जो इनकम टैक्स होता है बेसिकली एक पीरियड इसका 1 साल का होता है, जो कि स्टार्ट होता है जुलाई से जून हर साल ये जाता है, मतलब इसको हम टैक्स ईयर कहते हैं। जो सेल टैक्स होता है इसके पीरियड होते हैं 12, एक साल में इसके 12 पीरियड होते हैं। मतलब हर महीने आपने सेल टैक्स रिटर्न जो है फाइल करनी होती है, तो हर महीने जो कस्टमर से आपने कलेक्ट किया होगा उसको आपने एडजस्ट करना है और गवर्नमेंट को पे कर देना है। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि ये सिर्फ आप एज ए एजेंट काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के, मतलब आप एज ए एजेंट हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट आपने कस्टमर से पैसे लिए, उसको एक डिफरेंट फार्मूले के मुताबिक एडजस्ट किया और रिमेनिंग अमाउंट को गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो हम अपनी इनकम में कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कस्टमर से कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। इस वजह से इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, क्योंकि सारे प्रोसेस में हमारी अपनी इनकम शामिल नहीं है। जब हमारी इनकम शामिल हुई तो उस टाइम पे हमने इनकम टैक्स दिया, जिसको भी हमने स्टडी किया था। यहाँ पे एक इनकम टैक्स इसको बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट टैक्स है। अब ये कॉन्सेप्ट आपने अपने ज़हन में रखना है। अब हम फार्मूले पे आते हैं कि हमने जो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। 3 डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं और ये इसमें तकरीबन जो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं आपकी कवर्ड होंगी, जो आप काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हैं, या इवन सम टाइम इंटरव्यू वगैरह आप देते हैं तो आपको क्वेश्चन किया जाता है, सिनेरियो दे दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली जब हम भी इंटरव्यू वगैरह करते हैं तो हम भी इस तरह के सिनेरियो रखते हैं कि अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट चीज़ें आती रहती हैं, वो बंदा सीखता रहता है। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आपको आती हैं। जब भी कोई नया सिनेरियो है आता है तो इंसान सीख सकता है, पूछ सकता है, डिफरेंट तरह से डिस्कशन कर सकता है, यूट्यूब से सर्च कर सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें एडवांस चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे हम ये लेते हैं क्वेश्चन 1। पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपका परचेज है जो आपने परचेज की और सेल टैक्स रिटर्न में हम इसको बोलते हैं नेक्जर ए में हमने डिक्लेयर करना होता है। तो ये मैंने वो वर्ड यूज़ किया है जो सेल टैक्स रिटर्न में होता है, नेक्जर ए उसको हम बोलते हैं, क्योंकि जब सेल टैक्स रिटर्न का फॉर्म आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट तरह के नेक्जेस होते हैं। नेक्जेस से मुराद ये है कि स्पोर्टिंग होता है, यानी कि जहाँ पे चीज़ें रिपोर्ट हो रही होती हैं, तो उसमें जहाँ पे परचेज रिपोर्ट होती है उसको हम बोलते हैं नेक्जर ए। तो नेक्जर ए सबसे पहले आपने परचेज ली, कोई भी चीज़ आपने किसी वेंडर से परचेज की, उसकी वैल्यू थी 50,000 रुपये, आपने 18% GST पे किया, 9,000 रुपये आपको चार्ज किया गया।
टोटल ग्रॉस अमाउंट बनती है 59,000। अब ये चीज जो है वो आप मैन्युफैक्चरर हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये चीजें बनाई और बनाने के बाद आपने आगे कस्टमर को जब सेल की तो इसको हम रिपोर्ट करते हैं नेक्स्ट सी में, जो सेल टैक्स रिटर्न का फॉर्म होगा नेक्स्ट सी, वहां पे इसकी रिपोर्टिंग होगी। अब ये जो चीज थी आपने 1 लाख रुपए की बेच दी और 18% आपने जीएसटी चार्ज किया जो कि 18,000 रुपये है, और ये हम ज्यूम करते हैं ये जो प्रोडक्ट है ये आपने एक रजिस्टर्ड कस्टमर को बेची है। रजिस्टर्ड कस्टमर वो होता है जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है। जब आप एफबीआर में रजिस्टर्ड होते हैं तो सबसे पहले एफबीआर में रजिस्टर्ड होने के बाद आपके पास ऑब्वियसली जो सीएनएसई नंबर है वो होना चाहिए, उसके बाद आप एफबीआर में रजिस्टर्ड होते हैं, फिर आप एनटीएन नंबर लेते हैं और उसके बाद आप सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड होते हैं। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ एनटीएन है तो फिर आप साल की एक टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं जिसको हम एनुअल टैक्स रिटर्न कहते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड है तो फिर आपने हर महीने टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है, जिसकी डेडलाइन होती है 18 तारीख, हर महीने को आपने सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। अब हम अज्यूम करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं ये आप एक रजिस्टर्ड कस्टमर को बेच रहे हैं जो कि सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड है। जब कोई बंदा आपका जो कस्टमर है वो सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड होता है तो फिर आप फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करते। फर्दर टैक्स चार्ज तब होता है जब आप किसी अनरजिस्टर्ड कस्टमर को बेच रहे हैं एंड कंज्यूमर के अलावा। फॉर एग्जांपल आपने ये जो प्रोडक्ट है वो B2B, बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहे हैं, आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, होलसेलर है, जब आप उसको बेचते हैं तो वो अनरजिस्टर्ड है तो फिर आप क्या करेंगे, 4% फर्दर टैक्स भी चार्ज करेंगे। ये एग्जांपल 2 के अंदर ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैंने वैसे लिखा हुआ है, वहां पे भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम ज्यूम कर रहे हैं कि आपने इसको रजिस्टर्ड कस्टमर को सेल किया है, आपका फर्दर टैक्स यहाँ पे कोई नहीं है, जीरो है। अच्छा, अब ये करने के बाद आपका ग्रॉस अमाउंट आ गई 1,18,000 रुपया। उसके बाद क्या आता है कि सेल टैक्स पेएबल। अब सेल टैक्स पेएबल कैसे कैलकुलेट होता है? सेल टैक्स पेएबल अगर आप देखें तो इसका एक फार्मूला होता है जो कि बेसिक फार्मूला है, और प्रीमियरली अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यही आप ज़हन में रखें कि जब भी कभी पूरा सेल टैक्स पूरे एक्ट में या टैक्स की कैलकुलेशन में जब भी कभी कोई सेल टैक्स के ऊपर डिस्कशन होगी तो बेसिक फार्मूला आपको एक लाजमी नजर आएगा, इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स। तो अब यहाँ पे मैंने वही किया हुआ है, इनपुट टैक्स है उसमें से आउटपुट टैक्स को माइनस किया हुआ है, ऐड फर्दर टैक्स है अभी यहाँ पे नहीं है तो इस वजह से मैं इस कॉन्सेप्ट को अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, क्वेश्चन 2 में आके इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है सेल टैक्स पेएबल। अब यहाँ पे मैंने किया क्या, मैंने ये किया कि जो चीजें मैंने परचेज की उस पर मैंने 9,000 रुपया टैक्स पे किया हुआ है, ये मैंने गवर्नमेंट को ऑलरेडी दिया हुआ है। अब गवर्नमेंट को जब मैंने टैक्स दिया हुआ है तो गवर्नमेंट के मुताबिक जो फार्मूला है ना वो ये है कि इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू पेएबल। गवर्नमेंट ने ये कहा कि क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है तो आपने मेरे बिहाफ पे काम करना है, टैक्स कलेक्ट करना है और जो आपने पे किया हुआ है बैलेंसिंग मुझे पे कर दे। अब मैंने क्या किया, इनपुट टैक्स मैंने पे किया हुआ था 9,000 रुपया, उसमें से जनाब 18,000 रुपया माइनस कर दें, यानी कि अब चूंकि आउटपुट टैक्स आपका ज्यादा हो गया है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका फार्मूला रिवर्स हो जाएगा। हम इसको कह सकते हैं आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि इनपुट टैक्स अवेलेबल होता है, इस वजह से फार्मूला यूज किया जाता है। आप इसको आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स भी यूज कर सकते हैं। अब हमारे केस में चूंकि पहले क्वेश्चन में तीसरे क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज होगा, पहले क्वेश्चन में आउटपुट टैक्स ज्यादा है तो हमने यहाँ पे 18,000 पे आउटपुट टैक्स लिखा। ये कौन सा टैक्स था, जो सेल पे चार्ज किया गया था, ये वाला। आप इसको याद इस तरीके से रख सकते हैं कि सेल आउट है तो आउटपुट टैक्स भी आउट है, मतलब जो कस्टमर को चार्ज किया जाता है वो आउटपुट टैक्स होता है। 18,000 है उसमें से इनपुट टैक्स माइनस कर दे 9,000 रुपया, तो बाकी रिमेनिंग जो है वो 9,000 रुपया आपने गवर्नमेंट को पे कर देना है, जो कि हर महीने जिसकी डेडलाइन होती है 15 तक आपने पेमेंट करनी होती है और हर महीने 18 तारीख तक आपने सेल टैक्स रिटर्न जो है सबमिट करनी होती है। तो यहाँ पे आप देखें तो वही हुआ है आउटपुट टैक्स जो है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो इनपुट टैक्स, ये आप ये कह सकते हैं कि इस वर्ड को आप ऊपर लिख लें, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये जो है ना, ये जो फिगर है ये आउटपुट टैक्स है, हम इसको आउटपुट टैक्स कह देते हैं। मैंने चूंकि पहली एग्जांपल है तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं इनपुट टैक्स, ठीक है। अब 18,000 रुपया क्या था आपका आउटपुट टैक्स। अब मैं जो चूंकि अगली एग्जांपल में आके इसको दोबारा हम अमेंड कर लेंगे, अभी मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन एग्जाम्पल फर्स्ट पे हूँ, इस वजह से मैंने इसको अमेंड कर दिया। अब 18,000 रुपया आपका इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स था, उसमें से आपने 9,000 रुपया माइनस किया जो कि हमने यहाँ पे लिखा गवर्नमेंट को पे कर दिया। मतलब ये है जो परचेज पे सेल टैक्स पे किया है और जो सेल पे सेल टैक्स कस्टमर को चार्ज किया है, दोनों का डिफरेंस आपने गवर्नमेंट को पे कर देना है। अब यहाँ पे आ जाए जी क्वेश्चन 2 में। अब क्वेश्चन 2 में क्या है कि एग्जांपल यहाँ पे सेम है, 50,000 है, मैंने वही एग्जांपल ली, 59,000, कोई परचेज में कोई चेंज नहीं है और सेल भी वही है आपकी 1 लाख की। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फर्दर टैक्स नहीं था लेकिन यहाँ पे फर्दर टैक्स आ रहा है।
फर्दर टैक्स कब चार्ज हुआ कि आपका यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो रजिस्टर्ड था, कस्टमर था, होलसेलर रिटेलर रजिस्टर्ड था। अब यहाँ पे जब आप सेल करने लगे हैं ना तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब उसका सेल टैक्स में उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका एनटीएन आपके पास अवेलेबल है। तो आपने अब कानून के मुताबिक फर्दर टैक्स भी चार्ज करना है, जो कि वैल्यू आ जाएगी 1,22,000। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे ये होगा कि आपका उसी तरीके से आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स प्लस फर्दर टैक्स इज इक्वल टू पेबल। अब यहाँ पे आप देखें तो आउटपुट टैक्स वही है 18,000 रुपया, इनपुट टैक्स भी आपका 9,000 रुपया है, लेकिन फर्दर टैक्स चार्ज हो गया तो आपकी जो टोटल अमाउंट पेबल क्या निकलाई 13,000। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई अगर मेरा इनपुट टैक्स ज़्यादा है तो मैं फर्दर टैक्स क्यों नहीं माइनस कर रहा। ये अभी क्वेश्चन 3 में हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन आपने ज़हन में ये रखना है कि जो फार्मूला है ना, जो एडजस्टमेंट होगी वो इनपुट और आउटपुट की होगी। फर्दर टैक्स जितना भी आप कलेक्ट करेंगे, अगर आप कर रहे हैं, मतलब नहीं है तो नहीं है, लेकिन अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो ये एज इट इज़ जमा हो जाएगा, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि इनपुट टैक्स ज़्यादा है आउटपुट टैक्स कम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो 9,000 है, एक क्वेश्चन में या एक एग्जाम्पल में या सिनेरियो में आता है कि यहाँ पे 20,000 हो जाए और 18,000 आप माइनस करें, बाकी 2,000 बचता है, तो हम ये कहें कि जी 4,000 फर्दर टैक्स है, उसमें से भी 2,000 माइनस कर दें और 2,000 पे कर दें। ऐसा नहीं है, वो ये कहता है आप इसकी एडजस्टमेंट लें, फर्दर टैक्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये चूंकि आपने पेनल्टी ली है एक कस्टमर से, तो इस वजह से सारी अमाउंट आपने मुझे पे करनी है। अब आता है जी क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या होता है कि उसी तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, वो ये है कि यहाँ पे तो 59,000 था, परचेज सेम थी, यहाँ पे भी परचेज सेम थी। अब यहाँ पे मैंने ये किया है कि परचेज ले ली है, परचेज और सेल दोनों बराबर कर ली है। थोड़ा सा फार्मूला अब यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, ये लॉजिकल फार्मूला है जो तकरीबन यूज हो रहा होता है। तो यहाँ पे 1 लाख की परचेज है, 18,000 रुपया उस पर जीएसटी है, तो 1,18,000 आपका टोटल हो गया। इसी तरीके से सेल आपकी सेम है और आप ये अनरजिस्टर्ड कस्टमर को बेच रहे हैं, फर्दर टैक्स भी चार्ज हो रहा है। अब यहाँ पे आपका फार्मूला आप देखें तो यहाँ पे आना तो ये चाहिए कि 18,000 माइनस 18,000 और 0 हो गया और 4,000 यहाँ पे पेबल आना चाहिए, लेकिन मैंने पेबल लिया हुआ है 5800। ये कैसे लिया हुआ है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे सिनेरियो है, इसका कॉन्सेप्ट भी हम समझ लेते हैं। वैसे तो आप सबको क्लियर होगा जो ऑलरेडी चैनल देख रहे हैं या जो टैक्स का काम कर रहे हैं, बड़ी बार इस पर हम क्वेश्चन डिफरेंट टाइम पे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी दोबारा रिपीट करते हैं कि कुछ नए लोग होते हैं, उनको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि अगर एक सिनेरियो हो जहां पे इनपुट टैक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू आउटपुट टैक्स, मतलब ये है कि अगर आपका परचेज का जो टैक्स है वो ज्यादा है या बराबर है आउटपुट टैक्स के, तो फिर वो वाला फार्मूला जो टिपिकल फार्मूला ट्रेडिशनल फार्मूला है वो यूज नहीं होगा। ट्रेडिशनल जो फार्मूला है वो क्या है कि हम क्या करते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करते हैं और रिमेनिंग पेएबल है। अब जब आपके पास, आपने जेहन में रखना है, जब भी आपने कैलकुलेशन करनी है ना, अब आपके जेहन में फौरी तौर पर कैलकुलेट करते हुए एक चीज तो बड़ी वाज़ेह और क्लियर होनी चाहिए कि क्या मेरा इनपुट टैक्स ज्यादा है या बराबर है आउटपुट टैक्स के, या मेरा आउटपुट टैक्स ज्यादा है इनपुट टैक्स के। आउटपुट टैक्स के केस में बराबर का वर्ड यूज नहीं होगा, ग्रेटर देन का वर्ड यूज होगा। अच्छा, अब हमारे केस में आप देखें तो 18,000 रुपया ही हमारा इनपुट टैक्स है और 18,000 रुपया ही हमारा आउटपुट टैक्स है। तो मतलब ये है कि ये जो फार्मूला है ये तो अब यूज नहीं होने वाला यहाँ पे। अब यहाँ पे एक डिफरेंट फार्मूला यूज होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब आपने जेहन में रखना है कि आउटपुट इनपुट टैक्स ग्रेटर देन, यानी कि ज्यादा है या बराबर है आउटपुट टैक्स के, जैसे वहां पे भी 18,000 रुपये आ रहा है और यहाँ पे भी 18,000 रुपये आ रहा है। इस केस में कानून ये कहता है कि आपका जो सेल टैक्स पेबल का फार्मूला यूज होगा वो किस तरह यूज होगा कि आपने आउटपुट टैक्स में से माइनस करना है 90% ऑफ, सॉरी इनपुट टैक्स से माइनस करना है 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। मतलब यह है इनपुट टैक्स माइनस 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। अब यहां पे आप देखें तो क्या होगा, 18,000 रुपया माइनस आप करेंगे 18,000 रुपया आउटपुट टैक्स, इसका 90%, ये अमाउंट आ जाएगी आपके पास 18,000 माइनस इसका। 18,000 का जो है वो 90% हम ले लेते हैं आपके सामने, तो 18,000 आप लिखें, इसका 90% ले तो अमाउंट बनती है 16,200। अब यहाँ पे माइनस कितना होगा जनाब, 16,200। रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, 1,800। मतलब ये है कि इसकी एडजस्टमेंट आपको पूरी नहीं मिल रही, ये आपको 90% तक एडजस्ट करेगा इनपुट टैक्स, यानी कि इनपुट टैक्स एडजस्ट होगा आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट 90%।
और जो आउटपुट टैक्स का 10% होगा, यानी कि 1800 रुपया, मतलब इसका आप 90% तो ये हमने ले लिया, 10% बनता है इसका 1800 रुपया। अब ये 1800 रुपया जो है वो आपने गवर्नमेंट को पे कर देना है। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, 1800 प्लस 4000 फर्दर टैक्स, तो आपकी अमाउंट जो पेबल निकल आई वो कितनी आ गई, 5800। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले ट्रेडिशनल और टिपिकल फार्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स पेबल, लेकिन साथ ही आपके ज़हन में अब आज से ये क्वेश्चन आएगा कि मेरा अगर इनपुट टैक्स ज्यादा है यानी ग्रेटर देन है और इक्वल टू है आउटपुट टैक्स, तो ये भाई फार्मूला यूज वहां पे नहीं होने वाला, फिर आपको डिफरेंट सोचना है। वो क्या है कि इनपुट टैक्स माइनस 90% और आउटपुट टैक्स, कि आप इनपुट टैक्स में एडजस्ट करेंगे 90% और 10% आपने गवर्नमेंट को पे कर देना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जी ये जो मैंने गवर्नमेंट से टैक्स लेना है, मुझे क्यों कहा जा रहा है कि भाई 10% पे करें। देखें, गवर्नमेंट ने आमतौर पर जो बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ा सेटअप्स होते हैं या इवन नॉर्मल सेटअप भी होते हैं, उन पर उनका इनपुट टैक्स ज्यादा ही होता है तकरीबन, और आउटपुट टैक्स कम होता है, क्योंकि परचेज आप इकट्ठी करते हैं, सेल आप आस्ता आस्ता कर रहे होते हैं। जैसे कोई इंपोर्टर है, वो इंपोर्ट इकट्ठी कर लेगा, सेल आस्ता आस्ता कर रहा होता है। तो गवर्नमेंट ने चूंकि अपने कैश फ्लो मेंटेन करने होते हैं, टैक्स की कैलकुलेशन जो कलेक्शन है वहां से पूरे मुल्क को चलाना होता है, यानी कि वो बजट जो सारा रेवेन्यू तो यहाँ से जनरेट हो रहा होता है। तो अगर हर बंदा एडजस्टमेंट लेना शुरू कर दे तो गवर्नमेंट के पास जो उनके इनफ्लो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, एक महीने पैसे ज्यादा आएंगे, अगले महीने कम आएंगे। तो इस वजह से वो उन्होंने अपने ज़हन में एक चीज रख ली है कि जी 10% तो हमें रिसीव होना ही है, यानी कि कैप लगा दिया है कि 90% एडजस्ट होगा, 10% एडजस्ट नहीं होगा। अब ये चूंकि उनको कैश जाता रहेगा 10%, उनकी कैलकुलेशन में भी ऐड हो जाएगा, बजट में भी ऐड हो जाएगा, और वो अपने जो कैश फ्लो है उसको भी मेंटेन कर सकेंगे। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमें एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, एडजस्टमेंट में मिलेगी। जैसे अभी हमने बात की है कि ये 18,000 में से 16,200 तो एडजस्ट हो गया है। अब जब आप अगले महीने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप फरवरी की रिटर्न में जाते हैं, फरवरी 25 की रिटर्न में, तो आपके पास ओपनिंग इनपुट जो है वो 1800 आ रहा होगा। वो कैसे आ रहा होगा कि आपका टोटल था 18,000, एडजस्टमेंट हुई है 16,200, लेकिन जो 1800 एडजस्ट नहीं हुआ वो आपका अगली रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। ये चूंकि आपने पे कर दिया है तो एडजस्टमेंट नहीं मिली, अब अगली रिटर्न में आपको एडजस्टमेंट इसकी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये आपका इनपुट आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो ये बेसिकली आपने कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है, याद रखना है कि जब भी आज के बाद सेल टैक्स की कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले एंड पे आपके ज़हन में ये आना चाहिए, इनपुट टैक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आउटपुट टैक्स है तो आपने फौरी तौर पर इस फार्मूले को यूज करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो चीज़ें हैं काफ़ी क्लियर हो गई होंगी, इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लें। कोई क्वेश्चन हो मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।